हेलो 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 गाइस, क्या हाल चाल। आई होप सब मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। फाइनली आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ सीए फाउंडेशन का, जो बिजनेस लॉ के अंदर एक है ना इंपॉर्टेंट एक्ट होता है, एलएलपी एक्ट। एलएलपी एक्ट का आज अपन एक नंबर रिवीजन करेंगे, मस्त रिवीजन करेंगे। और आपको तो ये रिवीजन वीडियो होने वाली है सिर्फ आपके लिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स है ना जो सी फाउंडेशन से थे, उनके पास उनकी मेरे पास में क्वेरी आ रही थी टेलीग्राम पे कि भैया जो सी फाउंडेशन के अंदर जो हमारा लॉ का जो सब्जेक्ट है, बिजनेस लॉ सब्जेक्ट है, उसके अंदर हमारे को जो एलएलपी एक्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, हर अटेम्प्ट में उसके ना 5 to 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो वो वाला जो एक्ट है, वो वाला जो चैप्टर है, वो आप हमें रिवीजन करा दीजिए, जिससे कि हमारी कंसेप्ट क्लियरिटी और रिवीजन है ना एक नंबर हो जाए। तो उसके लिए आप लोगों के लिए मैं एलएलपी एक्ट है उसका रिवीजन तैयार करा है। डेफिनेटली ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। क्या ये सिर्फ है ना रिवीजन वीडियो जिसने फर्स्ट टाइम पढ़ रखा है, डिटेल लेक्चर ले रखे हैं, उसी के लिए है? तो मैं ऐसे बोलूंगा कि नहीं, ये जिसने पहले पढ़ रखा है उसके लिए तो एक नंबर है, उसके लिए उसको तो एक नंबर समझ में आएगा, क्योंकि ये मैंने इस तरीके से, मेरा सिर्फ रिवीजन वीडियो नहीं होगा, ये डिटेल्ड रिवीजन वीडियो होगा। तो जिसने एक बार पहले रेगुलर क्लासेस कर रखी है उसको तो एक नंबर समझ में आएगा, बट स्टूडेंट ने पहले यदि क्लासेस नहीं ले रखी है, पहले रेगुलर लेक्चर्स नहीं ले रखे इस चैप्टर के, तो उसको भी समझ में आ जाएगा। बस किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे यदि उसको समझ में नहीं आता है तो वो है ना दोबारा से उस पर्टिकुलर पॉइंट को या पर्टिकुलर टॉपिक को देख सकता है, या इस वीडियो को 2 बार देख लो, ठीक है? क्योंकि आपने पहले क्लासेस कर नहीं रखी, आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो, तो ये रिवीजन वीडियो है, बट डिटेल रिवीजन वीडियो है, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो क्या पर्टिकुलर टॉपिक होगा उसको क्या 2 बार देख लो, जो आपको समझ में नहीं आ रहा, या इस पूरी वीडियो को आप 2 बार भी देख लोगे ना, तो आपका काम आराम से हो जाएगा, ठीक है? तो सबसे पहले क्या करना है कि इस वीडियो अच्छे से देखना है, जो टॉपिक नहीं है उसको दोबारा देखना है, उसके बाद में जो भी आपके पास में क्वेश्चन बैंक हो उसके आप क्वेश्चन सोल्व कर लेना, ठीक है? इतना काम कर लोगे तो आपका एलएलपी एक्ट ना एक नंबर हो जाएगा, और इससे फिर कहां से भी क्वेश्चन आ जाए आप एबल रहोगे उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए और एक अच्छा स्कोर करने के लिए। स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकवास के, अपन स्टार्ट करते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, ठीक है? तो देखो सबसे पहले इसकी नीड क्यों हुई हमारे इंडिया के अंदर, एलएलपी एक्ट की क्यों नीड हुई? तो देखो सबसे पहले क्या होता है, जैसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस देखते हैं ना, उसके अंदर है ना क्या देते, उसके अंदर क्या था ना, पार्टनरशिप फर्म आती थी, ठीक है? पार्टनरशिप फर्म आती थी, बट पार्टनरशिप फर्म के अंदर भी है ना कुछ है ना लिमिटेशंस थी, ठीक है? लिमिटेशंस थी। या फिर दूसरे फॉर्म ऑफ बिजनेस देखें तो कंपनी होती थी, तो कंपनी के अंदर भी कुछ ना कुछ लिमिटेशन थी। लाइक कंपनीज के अंदर क्या थी, बहुत ज्यादा लीगल प्रोसीडिंग्स होती थी, बहुत ज्यादा लीगल वर्क्स होते थे, ठीक है? उसको फॉर्म करना भी बहुत टिपिकल टास्क होता था, उसको बंद करना, डिसॉल्व करना भी है ना कंपनी को बहुत टिपिकल टास्क होता था, ठीक है? और उसके अंदर जो शेयर होल्डर्स थे वो बहुत सारे होते थे, ठीक है? और जो पार्टनरशिप फर्म होती है, पार्टनरशिप फर्म के अंदर ना कंपनी के जो बेनिफिट्स हैं वो यूज नहीं कर सकते थे, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म अलग होती है, कंपनी अलग होती थी। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आने लग गई थी, ठीक है? तो इसके कारण गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड करा कि हम है ना एक ऐसी रिफॉर्म करते हैं जो कि है ना एक हाइब्रिड हो, किसका, कंपनी का और पार्टनरशिप फर्म का। तो वो एक एंटिटी फॉर्म करी और उसी का नाम रखा एलएलपी। एलएलपी मतलब लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, ठीक है? तो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप जब एंटिटी आई तो ये एक तरीके से हाइब्रिड था, किस चीज का, कंपनी का और पार्टनरशिप फर्म का। तो उसी से रिलेटेड है ना इन्होंने एक एक्ट बना दिया। लाइक पार्टनरशिप फर्म का एक एक्ट है जिसको बोलते हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, ठीक है? कंपनीज का क्या एक्ट है, कंपनीज एक्ट 2013। तो वैसे है ना एलएलपी जब एंटिटी फॉर्म करी गवर्नमेंट ने तो उसका भी एक एक्ट बनाया जिसका नाम था एलएलपी एक्ट 2008, ठीक है? तो इसके अंदर बढ़ता है, तो इसको अपन इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि इसके अंदर जो बहुत सारी चीजें ना पार्टनरशिप एक्ट 1932 और एक्ट 2013 को मिक्स करके भी ली गई है। जब आप इसके फीचर्स देखोगे ना, कैरेक्टरिस्टिक्स देखोगे एक एलएलपी ऑर्गेनाइजेशन के, तो उसके अंदर आपको ना जो सारे के सारे फीचर किसके दिखेंगे, कंपनी के दिखेंगे और पार्टनरशिप फर्म के दिखेंगे, जो कि आपने ना कंपनी एक्ट के अंदर पढ़ा होगा या पार्टनरशिप एक्ट के अंदर पढ़ा होगा, ठीक है? तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे आता है, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे आता है कि एलएलपी फॉर्म करने के लिए हमें एलएलपी एग्रीमेंट बनाना जरूरी होता है या नहीं है। तो यहाँ पे कंपलसरी होता है कि किसी को भी एलएलपी फॉर्म करनी है तो उसके लिए उसको एलएलपी का एग्रीमेंट बनाना जरूरी होता है। जैसे कि पार्टनरशिप फॉर्म होती है, पार्टनरशिप एक्ट के अंदर आपने पढ़ा होगा कि पार्टनरशिप एक्ट के अंदर पार्टनरशिप जो डीड होती है, पार्टनरशिप जो एग्रीमेंट होता है वो बनाना ऑप्शनल होता है कि बनाना चाहो तो बना सकते हो, नहीं बनाना चाहो तो कोई बात नहीं है। बट एलएलपी एग्रीमेंट बनाना कंपलसरी होता है एलएलपी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एलएलपी एंटिटी को फॉर्म करने के अंदर, ठीक है? और ये नॉन एप्लीकेबिलिटी किसके अंदर होती है, पार्टनरशिप एक्ट के अंदर। क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट जब आप पढ़ते हो 1932 का, तो उसके अंदर एक क्या बात होती है कि आप बना भी सकते हो, नहीं भी बना सकते, वहां पर ऑप्शनल होती है। बट एलएलपी एक्ट के अंदर क्या होता है, एलएलपी एग्रीमेंट होता है, वो क्या होता है, कंपलसरी होता है, ठीक है? ये छोटा सा पॉइंट आ गया, ठीक है? अब एलएलपी जो होती है तो उसके अंदर कौन पार्टनर बन सकता है, क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है? एलएलपी के अंदर कौन पार्टनर बन सकता है?
तो एलएलपी के अंदर दो पार्टनर बन सकते हैं। कौन कौन? एक तो इंडिविजुअल्स पार्टनर बन सकते हैं, आपके जैसे या मेरे जैसे व्यक्ति है ना, इंडिविजुअल्स पार्टनर बन सकते हैं, और बॉडी कॉर्पोरेट्स बन सकते हैं, ठीक है। और बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनर बन सकते हैं किसके? एलएलपी के। ये दोनों मिलके भी बन सकते हैं, ठीक है। तो इंडिविजुअल क्या सारे बन सकते हैं? सारे बन सकते हैं, बट 3 तरीके के व्यक्ति हैं जो एलएलपी के अंदर इंडिविजुअल एज ए इंडिविजुअल पार्टनर नहीं बन सकते। वो कौन कौन होते हैं? एक तो अनसाउंडेड माइंड, मान लो कोई व्यक्ति है जिसका दिमाग खराब है, मेंटली सही व्यक्ति नहीं है, ठीक है, तो वो व्यक्ति है ना एक एलएलपी का पार्टनर नहीं बन सकता, ठीक है। या अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है, या अप्लाई टू बी डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट बट एप्लीकेशन पेंडिंग है। मान लो कोर्ट ने किसी को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर रखा है, अब इंसॉल्वेंट उसकी तो पहले लगी पड़ी है, अब उसको भी आप एलएलपी के अंदर पार्टनर बना रहे हो, तो ऐसे कैसे चलेगा? तो कोई भी इंडिविजुअल है जो अनसाउंडेड माइंड का व्यक्ति है, जो पागल व्यक्ति है, वो पार्टनर नहीं बन सकता। या कोई व्यक्ति इंसॉल्वेंट है, वो नहीं बन सकता। या किसी का केस चल रहा है कि वो इंसॉल्वेंट होगा या नहीं होगा, तो उसका केस है ना पेंडिंग में है, तो वो भी है ना एलएलपी का पार्टनर नहीं बन सकता। तो सारे इंडिविजुअल एलएलपी के पार्टनर बन सकते हैं, बट ये 3 प्रकार के जो लोग हैं वो नहीं बन सकते, ठीक है। अब बॉडी कॉर्पोरेट भी पार्टनर बन सकती है। मैंने बताया कौन कौन पार्टनर बन सकता है? इंडिविजुअल पार्टनर बन सकता है, बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनर बन सकता है। अब तुम बोलोगे भैया ये बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर आता क्या है? बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर आता क्या है? 4 तरीके की एंटिटी आती है। कौन सी? इंडियन कंपनी, ठीक है, इंडियन कंपनी, फॉरेन कंपनी, इंडियन एलएलपी, फॉरेन एलएलपी, ठीक है। कैसे कि एलएलपी के अंदर बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनर बन सकती है। अब बॉडी कॉर्पोरेट के कौन कौन आता है? 4 तरीके की एंटिटी आती है। कौन सी? इंडियन कंपनी, फॉरेन कंपनी, इंडियन एलएलपी, फॉरेन एलएलपी। तो भैया इसको मतलब एक एलएलपी दूसरी एलएलपी की पार्टनर भी बन सकती है। एग्जैक्टली, यस। तो ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि एक एलएलपी दूसरी एलएलपी की पार्टनर बन सकती है? हाँ, डेफिनेटली बन सकती है, ठीक है। अब बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर है ना 2 तरीके की एंटिटीज नहीं आती, वो भी ध्यान रखना, ठीक है। 2 तरीके की एंटिटीज नहीं आती। कौन कौन सी? तो सोल कॉर्पोरेट, लाइक एग्जांपल ओपीसी। ओपीसी पार्टनर नहीं बन सकती, 1% कंपनी है, वो एक एलएलपी के पार्टनर नहीं बन सकती, ठीक है। लाइक कॉर्पोरेट सोसाइटीज होती है, वो भी एक एलएलपी की पार्टनर नहीं बन सकती, ठीक है। तो एक बार मैं तो आपको दोबारा रिवीजन के भी अंदर रिवीजन करा देता हूं मैं आपको, ठीक है, कि एक एलएलपी के अंदर कौन कौन पार्टनर बन सकता है। तो एक एलएलपी के अंदर इंडिविजुअल पार्टनर बन सकता है, बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनर बन सकता है। इंडिविजुअल सारे बन सकते हैं, बस 3 प्रकार के व्यक्ति नहीं बनेंगे। कौन कौन से? एक तो व्यक्ति जो कि अनसाउंडेड माइंड वाला व्यक्ति है, ठीक है, या कोई इंसॉल्वेंट हो रखा है, या जिसका इंसॉल्वेंट होना अभी डिक्लेयर नहीं हुआ, जिसका एप्लीकेशन है ना अभी पेंडिंग चल रहा है कोर्ट के अंदर। तो ये 3 प्रकार के लोग है ना, 3 प्रकार के इंडिविजुअल लोग है ना, एक एलएलपी के अंदर पार्टनर नहीं बन सकते, ठीक है। फिर आते हैं बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनर बन सकते हैं एलएलपी की? डेफिनेटली बन सकती है। तो बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर क्या आता है? बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर 4 तरीके की एंटिटीज आ जाती है, लाइक इंडियन कंपनी, इंडियन एलएलपी, फॉरेन कंपनी, फॉरेन एलएलपी, ठीक है। तो ये 4 तरीके की बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर आती है, और ये 4 तरीके की एंटिटीज एक पार्टनर बन सकती है एक एलएलपी की, ठीक है। और 2 तरीके की जो एंटिटीज होती है वो एलएलपी के अंदर पार्टनर नहीं बन सकती। कौन कौन सी? सोल प्रोप्राइटर, लाइक एग्जांपल ओपीसी, 1% कंपनी, और कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है, वो भी पार्टनर नहीं बन सकती एक एलएलपी की, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आता है अपना टॉपिक कि मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर। देखो एक एलएलपी को फॉर्म करने के कितने मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स की रिक्वायरमेंट होती है? तो मिनिमम 2 पार्टनर तो हमारे पास में होने चाहिए, ठीक है। एक सिंगल व्यक्ति एलएलपी को फॉर्म नहीं कर सकता। मिनिमम 2 व्यक्ति हमारे पास में 2 पार्टनर होने ही चाहिए, जो कि एलएलपी को फॉर्म करने के लिए रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। और किसी भी टाइम पर यदि 2 पार्टनर से कम हो गए, 2 पार्टनर से कम हो गए मतलब एक ही पार्टनर रह गया और 6 महीने लैप्स्ड हो गए, 6 महीने बीत गए, उसके बाद में वो एक सिंगल पर्सन है ना, वो सिंगल पर्सन पूरी सारी लाइबिलिटीज उसके ऊपर आ जाती है, और उसकी लाइबिलिटी जो होती है वो अनलिमिटेड हो जाती है। अभी देखो अपन क्या पढ़ रहे हैं? एलएलपी है, ठीक है। तो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, मतलब ऐसी फर्म जिसके अंदर लाइबिलिटी होगी वो कैसे होगी? लिमिटेड होगी। बट यहाँ इस केस के अंदर क्या होता है? पार्टनर के पास में अनलिमिटेड लाइबिलिटी रहती है। कौन सा केस? कि 2 पार्टनर चाहिए थे, ठीक है, मिनिमम 2 पार्टनर होने चाहिए, बट एक ही पार्टनर रह गया और वो 6 महीने का टाइम बीत गया, ठीक है, तो दूसरा पार्टनर उसने हायर ही नहीं करा, ठीक है। अब 6 महीने बीत गए, उसके बाद में जो सिंगल पार्टनर है ना, उसी के ऊपर सारी की सारी लाइबिलिटी आ जाएगी। तो उस सिंगल पर्सन के ऊपर, जो सिंगल पार्टनर है उसके ऊपर जो लाइबिलिटी है वो कैसी हो जाएगी? अनलिमिटेड हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से होता है। और कितने मैक्सिमम पार्टनर हो सकते हैं एलएलपी के अंदर? तो ऐसे हमारे पास में एक्ट के हमारे को कोई भी है ना, मतलब कि प्रोविजन नहीं दे रखा कि इतने मैक्सिमम हमारे पास पार्टनर हो सकते हैं, तो इसकी नो लिमिट दे रखी है अभी फिलहाल के अंदर, ठीक है। तो आपको आई थिंक ये वाला टॉपिक में आपको समझ में आ गया होगा। तो एक तो था पार्टनर। फिर दूसरा टॉपिक आता है हमारे पास में
डेजिग्नेटेड पार्टनर और पार्टनर में डिफरेंस क्या होता है? पार्टनर तो कौन होंगे? जो कि एक्चुअल पार्टनर होता है, इंडिविजुअल्स मैंने बताया था, या बॉडी कॉर्पोरेट। डेजिग्नेटेड पार्टनर होता है, जो डेजिग्नेटेड पार्टनर होता है ना, वो क्या होता है? मेजरली एलएलपी के अंदर उनका क्या काम होता है? जितने भी लीगल वर्क्स होते हैं, लीगल कंप्लायंस होते हैं, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज किसके ऊपर होती है? डेजिग्नेटेड पार्टनर के ऊपर होती है। ठीक है, डेजिग्नेटेड पार्टनर के ऊपर होती है। देखो, दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल लीगल वर्क्स एंड कंप्लायंस। जितने भी लीगल कंप्लायंस है, रिटर्न्स के काम हो गए, जितने भी स्टेटमेंट ऑफ सोल्वेंसी फिल करना, उसको ना रजिस्ट्रार को सबमिट करना, तो ये जितने भी जो काम होते हैं, लीगल जो भी काम होते हैं, जो भी एक्ट के अंदर दे रखे हैं, ठीक है, वो किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है? वो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है डेजिग्नेटेड पार्टनर की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, अब एक एलएलपी के अंदर कितने डेजिग्नेटेड पार्टनर होने चाहिए? तो मिनिमम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर हमारे पास में होने चाहिए। मिनिमम एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर है ना, एक एलएलपी के अंदर होने चाहिए। ठीक है, और उसमें से भी एक जो पार्टनर है, एक डेजिग्नेटेड पार्टनर रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए। ठीक है, एक ऐसे, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से है ना क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, ये याद कर लेना अच्छे से कि एक एलएलपी के अंदर 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होने चाहिए, और 2 में से भी एक एटलीस्ट है ना क्या, रेसिडेंट होना चाहिए, इंडिया का रेसिडेंट होना चाहिए। ठीक है, और मान लो कि 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर हमें चाहिए किसके अंदर? एटलीस्ट एलएलपी के अंदर। मान लो 2 से कम हो गया, 2 से कम मतलब एक ही पार्टनर हो गया, एक ही पार्टनर रह गया, कैसा? डेजिग्नेटेड पार्टनर। तो फिर क्या, और है ना 30 दिन का टाइम लेफ्ट हो गया, 30 दिन बीत गए। उसके बाद में क्या होगा कि उसके बाद जितने भी पार्टनर हैं एलएलपी के अंदर, वो सारे के सारे क्या मान लिए जाएंगे? डेजिग्नेटेड पार्टनर। देखो, इफ डेजिग्नेटेड पार्टनर रिड्यूस फ्रॉम 2 एंड 30 डेज लेफ्ट, देन ऑल पार्टनर डीम्ड टू बी डेजिग्नेटेड पार्टनर ऑफ एलएलपी। ठीक है, मान लो कि 2 एटलीस्ट हमारे पास में कितने होने चाहिए? 2 ही डेजिग्नेटेड पार्टनर होने चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट। अब मान लो कि एक एलएलपी के अंदर एक डेजिग्नेटेड पार्टनर रिजाइन दे दिया कि भाई तो मैंने की डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं बनूंगा। ठीक है, अब कितने रह गए? एक ही डेजिग्नेटेड पार्टनर रह गया, और 30 दिन का टाइम बीत गया, 30 दिन तक एलएलपी ने किसी दूसरे डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं बनाया। तो केस में क्या होगा कि 30 दिन के बाद में जितने भी पार्टनर हैं एलएलपी के, वो सारे के सारे क्या मान लिए जाएंगे? डीम्ड डेजिग्नेटेड पार्टनर मान लिए जाएंगे। ठीक है, और इनका मेन काम क्या होता है? जितने भी लीगल काम्स होते हैं, जितने भी लीगल वर्क्स, लीगल कंप्लायंस होते हैं, उन सबकी रेस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर होती है? डेजिग्नेटेड पार्टनर के ऊपर होती है। तो आई थिंक आपको ये वाला टॉपिक समझ में आ गया, और ये इंपॉर्टेंट भी रहता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो एलएलपी किससे बनी है? एलएलपी मैंने बताया स्टार्टिंग में, मैंने बताया कि एलएलपी जो कैरेक्टरिस्टिक्स में जब देखोगे ना आपको, तो कंपनी के मिलेंगे और पार्टनरशिप के मिलेंगे, क्योंकि एक तरीके से हाइब्रिड एंटिटी है किस चीज की? कंपनी की और पार्टनरशिप की। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ठीक है, कंपनी का पहला कैरेक्टरिस्टिक आ गया, या कि एलएलपी क्या होती है? बॉडी कॉर्पोरेट होती है। देखो, मैंने जब बताया था कि एलएलपी के पार्टनर होते हैं, तो पार्टनर कौन कौन बन सकते हैं? इंडिविजुअल और बॉडी कॉर्पोरेट। और बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर भी क्या रहता है? इंडियन एलएलपी, फॉरेन एलएलपी। तो एलएलपी क्या होती है? बॉडी कॉर्पोरेट होती है। ठीक है, परपेचुअल सक्सेशन, एलएलपी को फर्क नहीं पड़ता, पार्टनर आए जाए, उनको एलएलपी को फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए इसका कैरेक्टरिस्टिक्स आया हमारे पास में परपेचुअल सक्सेशन का। ठीक है, नेक्स्ट आता है सेपरेट लीगल एजेंसी। ठीक है, पार्टनर अलग, ठीक है, पार्टनर अलग, एंटिटी अलग, पार्टनर अलग, एलएलपी अलग। ठीक है, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, एक एलएलपी के होते हैं आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। एक एलएलपी जो होती है वो आप भी जैसे मेरे जैसे नेचुरल पर्सन तो होते हैं, उसको हम क्या करते हैं? लीगल प्रोसीडिंग्स, लीगल वर्क के थ्रू, ठीक है, बाय लॉ के पर उसको एक बर्थ देते हैं, तो इसीलिए उसको बोला जाता है कि वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है। ठीक है, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। ठीक है, म्यूचुअल एजेंसी होती है, पार्टनर विल बी द एजेंट ऑफ एलएलपी। जितने भी पार्टनर्स होते हैं वो किसके एजेंट होते हैं? एलएलपी के एजेंट होते हैं। ठीक है, नो पार्टनर कैन बाउंड अदर पार्टनर। ठीक है, ये वाला जो फीचर है कि किसके अंदर आता था? पार्टनरशिप एक्ट के अंदर था। पार्टनरशिप के अंदर क्या था? पार्टनर्स किसके लिए बाउंड होते थे? अदर पार्टनर्स के लिए। बट यहाँ पर क्या है कि कोई भी जो पार्टनर है वो दूसरे पार्टनर के बाउंड नहीं होता। ठीक है, कॉमन सील, ये वाला किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है? कंपनी का। कॉमन सील क्या होता है? बेसिकली कॉमन सील है ना एक तरीके का ऑफिशियल सिग्नेचर होता है। ठीक है, ऑफिशियल सिग्नेचर होता है किसी भी एंटिटी का। तो वैसे ही है ना, एक एलएलपी चाहे तो वो खुद के पास में क्या रख सकती है? कॉमन सील रख सकती है, ऑप्शनल होता है। ठीक है, यदि नहीं भी रखे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि किसी भी एलएलपी के पास में या किसी भी कंपनी के पास में यदि कॉमन सील नहीं है, तो वहां पर है ना खुद वहां के जो डायरेक्टर होता है और ये एक सीएस, इन दोनों के जो सिग्नेचर से है ना काम चल जाता है। ठीक है, तो ये रख भी सकती है, ऑप्शनल होता है। ठीक है, लिमिटेड लाइबिलिटी, अब देखो नाम में पता लग रहा था कि ये कैसी फॉर्म है? लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। ठीक है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, इसका मतलब क्या हुआ? ऐसी एंटिटी जिसके अंदर पार्टनर्स की लाइबिलिटी क्या है? लिमिटेड है। कैसे? लिमिटेड। तो यहाँ पे लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। ठीक है, बिजनेस फॉर प्रॉफिट ओनली, एक एलएलपी सिर्फ किसके लिए फॉर्म हो सकती है? किसके लिए फॉर्म हो सकती है? प्रॉफिट के लिए फॉर्म हो सकती है। ठीक है, आप ऐसे नहीं कि एक एलएलपी फॉर्म कर रहे हो जैसे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के पर्पज से या सेक्शन 8 कंपनी देते हो उस तरीके से नहीं।
एलएलपी से फॉर्म होगी किसके लिए? प्रॉफिट ओरिएंटेड के लिए। आपका है ना प्रॉफिट ओरिएंटेड है ना बिजनेस होना चाहिए, उसी के लिए एलएलपी आप फॉर्म कर सकते हो। तो ये सारे के सारे है ना कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आधे जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आपने कंपनी एक्ट के अंदर पढ़ लिए होंगे, आधे जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आपने कहाँ पे पढ़ लिए होंगे? पार्टनरशिप एक्ट के अंदर पढ़ लिए होंगे। ठीक है, तो ये सारे उनको मिक्स करके बना रखा है। ठीक है, सिंपल है। अब एडवांटेजेस क्या होते हैं एक एलएलपी तो उसके क्या एडवांटेजेस है? ठीक है, तो ऑर्गेनाइज्ड एंड ऑपरेट ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीमेंट। ऑपरेशन एक्टिविटीज ऑपरेशन जो वर्क्स होते हैं, ठीक है, जो भी लीगल वर्क्स होते हैं वो किसके थ्रू होते हैं? एक एग्रीमेंट के थ्रू होते हैं। क्योंकि अपन ने फर्स्ट पॉइंट क्या पढ़ा था जब अपन ने स्टार्टिंग करा था कि एलएलपी के अंदर एलएलपी एग्रीमेंट का बनना कंपलसरी होता है, कंपलसरी होता है। इसीलिए है ना जितने भी जो वर्क्स होते हैं ना एलएलपी के अंदर, जितने भी ऑपरेशनल एक्टिविटीज होती है वो किसके थ्रू चलती है? एग्रीमेंट के थ्रू चलती है। ठीक है, सेकंड क्या था? प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी एंड नो डिटेल लीगल एंड प्रोसीडियर रिक्वायरमेंट। देखो आप जब है ना फाउंडेशन के अंदर तो कंपनी एक्ट में इतना नहीं है, जब आप इंटरमीडिएट के अंदर जाओगे ना या सीएम इंटरमीडिएट के, वहां पर आप है ना कंपनी एक्ट डिटेल के अंदर पढ़ोगे, वहां पे आपको पता लगेगा एक कंपनी के अंदर छोटा सा भी काम होने के लिए, काम करने के लिए या कुछ भी प्रोसीडिंग करने के लिए ना कितने सारे लीगल वर्क्स होते हैं कि रजिस्ट्रार्स को ये वाला फॉर्म सबमिट करो, उसके बाद में शेयर होल्डर्स की मीटिंग बुलाओ, उसके बाद में ये रिजोल्यूशन पास करो, इतने सारे मतलब बहुत ज्यादा है ना एक कंपनी के अंदर क्या होता है लीगल प्रोसीडिंग्स होती है हर एक छोटे छोटे काम के लिए। ठीक है, बट वो यहाँ पर नहीं होता। तो ये एडवांटेज हो गया किसका? एलएलपी का, कि एलएलपी के अंदर यहाँ मेरा जो डिटेल्ड लीगल वर्क्स होता है ना उसकी डिटेल्ड लीगल प्रोसीडिंग्स होती है ना वो यहाँ पर नहीं होता। ठीक है, इजी टू फॉर्म एंड डिजोल्व। एक कंपनी होती है ना उसको फॉर्म करने के लिए और डिजोल्व करने के लिए बहुत बड़ी प्रोसेस होती है। ऐसा नहीं कंपनी को फॉर्म करने में ही है ना मतलब कि बनाने के अंदर ही बहुत बड़ी प्रोसेस होती है, बंद करने में भी इतनी बड़ी प्रोसेस होती है। तो ये भी यहाँ पर बेनिफिट होता है कि एलएलपी को इजीली फॉर्म हो सकती है और इजीली डिजोल्व हो सकती है। ठीक है, ऑल पार्टनर एंजॉय लिमिटेड लाइबिलिटी। जितने भी पार्टनर्स है ना वो खुद जो उनकी लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है, तो उसको एंजॉय करते हैं। तो ये सारे क्या है इसके एडवांटेजेस हो गए। किसके एडवांटेजेस हो गए? एलएलपी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी। ठीक है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी। तो सबसे पहले आता है क्या रिक्वायरमेंट है एलएलपी के लिए? तो सबसे पहले तो रिक्वायरमेंट तो क्या होगी? 2 या 2 से ज्यादा पार्टनर होने चाहिए। ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा पार्टनर होने चाहिए तभी तो एक एलएलपी बनेगी। 2 या 2 से 2 और मोर पार्टनर्स होने चाहिए और वो कैसा बिजनेस करना चाहिए? लॉफुल बिजनेस करना चाहिए। ठीक है, लॉफुल बिजनेस करना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप है ना अनलॉफुल बिजनेस कर रहे हो, लाइक आप है ना आतंकवादियों को ट्रेनिंग दे रहे हो, ठीक है, इंडिया के अंदर, और उससे की आपने एलएलपी फॉर्म करी। नहीं, आपको लॉफुल बिजनेस करना पड़ेगा। ठीक है, और फिर जो 2 और मोर पर्सन है जो भी पार्टनर बन रहे हैं एलएलपी के अंदर, उनका नाम है इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के अंदर आपको सबमिट करना पड़ता है। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के अंदर सबमिट करना पड़ता है। ठीक है, इनकॉर्पोरेशन जो डॉक्यूमेंट होता है वो किस तरीके से बनना चाहिए? जो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म दे रखा है, प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म दे रखा है उस तरीके से बनाओ, और उसकी जो भी फीस है ना उसको अपने आपको सबमिट करनी पड़ती है, रजिस्ट्रार को सबमिट करनी पड़ती है। ठीक है, और जो भी आपका जो स्टेटमेंट होता है इनकॉर्पोरेशन का स्टेटमेंट बनता है जब आप कंपनी फॉर्म करते हो, तो उसके अंदर क्या क्या उसके अंदर वो जो डॉक्यूमेंट होता है ऑथेंटिकेशन करवाना पड़ता है। किसके पास में? क्या तो एडवोकेट के पास में करवाओ, या आपके एलएलपी के अंदर कोई सीए सीएस सीएमए आपने ना किसी को हायर कर रखा है तो उसके थ्रू करवाओ। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास में कि रिक्वायरमेंट है क्या? फर्स्ट पॉइंट हो की रिक्वायरमेंट किस चीज की होती है हमारे पास में? 2 और मोर पार्टनर होने चाहिए एक एलएलपी के अंदर। ठीक है, उसके बाद में सेकंड पॉइंट आता है इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के अंदर क्या होता है कि हमें ना एलएलपी होती है ना वो एग्रीमेंट बनाती है। ठीक है, एलएलपी एग्रीमेंट बनाती है। तो अब इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के अंदर एक एलएलपी क्या क्या लिखेगी? तो सबसे पहले तो एक्ट के अंदर जो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म दे रखा है ना वो करेगी। उसके बाद में एलएलपी खुद का नाम प्रपोज करती है। ठीक है, उसके बाद में वो किस तरीके का बिजनेस कर रही है वो बताएगी। ठीक है, और एलएलपी का जो रजिस्टर्ड ऑफिस है उसका एड्रेस देगी। और सबसे बड़ी बात कि एड्रेस के अंदर वो मेजरली मेंशन क्या करती है? खुद के स्टेट का नाम मेंशन करती है। ठीक है, स्टेट का नाम मेंशन करती है। और जितने भी एक एलएलपी के अंदर पार्टनर होते हैं, डेजिग्नेटेड पार्टनर होते हैं, उनका नाम, उनका एड्रेस, ये सारी डिटेल्स देनी पड़ती है उनके इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के अंदर। ठीक है, तो अब आपको पता लग गया कि इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के अंदर क्या क्या डिटेल्स आती है। सबसे पहले एक्ट के अंदर जो भी स्क्राइब फॉर्म दे रखा है वो मैं उस तरीके से इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट बनेगा। उसके बाद में एलएलपी का नाम, ठीक है, एलएलपी क्या काम करती है वो, एलएलपी का ऑफिस कहाँ पर है वो, ठीक है, एलएलपी के अंदर जो भी पार्टनर्स हैं, डेजिग्नेटेड पार्टनर हैं, उनका नाम और उनके एड्रेस, ये सारी डिटेल्स हमें किसके अंदर देनी पड़ती है? इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के अंदर हमें ये देनी पड़ती है। ठीक है, उसके बाद में आता है थर्ड पॉइंट
पर्सन मेकिंग स्टेटमेंट एज डिस्कस्ड अबव विच, ठीक है। जैसे कि अभी ऊपर मैंने बताया कि सबसे पहले रिक्वायरमेंट थी, तो रिक्वायरमेंट किस चीज की थी कि 2 या 2 से ज्यादा व्यक्ति होने चाहिए, लोकल बिजनेस करना चाहिए। उसके बाद में सेकंड पॉइंट आया हमारे पास में कि इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट बनाना पड़ता है, उसमें हमें ये डिटेल। तो ऊपर वाली जो इन्फॉर्मेशन है ना, यदि ऊपर वाली जो इन्फॉर्मेशन थी वो किसी व्यक्ति ने किसी पार्टनर्स ने मिलकर है ना गलत दे दी या सही बात नहीं बताई, ट्रू बात नहीं बताई, तो उनको क्या फिर पनिशमेंट होगा, क्या पनिशमेंट हो सकता है, उनको 2 साल तक की जेल हो सकती है, ठीक है। उनको 2 साल तक की जेल हो सकती है, या उन पर है ना फाइन लग सकता है। कितने का फाइन लग सकता है? ताकि 10,000 से लेकर 5 लाख तक का उन पर क्या लग सकता है? फाइन लग सकता है, ठीक है। ऊपर जो इन्फॉर्मेशन दे रही थी, लाइक जैसे कि मैंने एक LLP फॉर्म करी नहीं है, ठीक है, और मैंने एड्रेस दे दिया किसी ऐसी जगह का जहां पर कोई मेरा ऑफिस ही नहीं है, ठीक है। इस तरीके की मतलब मैंने फोर्स इन्फॉर्मेशन दे दी, ठीक है, फोर्स इन्फॉर्मेशन दे दी। अब है ना जो गवर्नमेंट है उनको पता लग गया, रजिस्ट्रार को पता लग गया कि यार ये तो है ना लीगल है ही नहीं, ये लॉफुल बिजनेस कर ही नहीं रहे, तो उसके बाद में मेरे ऊपर क्या पेनल्टीज आ जाएगी, पनिशमेंट आ जाएगा कि मेरे को जेल भी हो सकती है 2 साल तक की, या मेरे को फाइन भी लग सकता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है इनकॉर्पोरेशन बाय रजिस्ट्रेशन, ठीक है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। जब आप ये जो सारी डिटेल्स है इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स वगैरह जब आप रजिस्ट्रार को सबमिट कर देते हो ना, तो विद इन 14 डेज के अंदर आपको क्या होता है, जो रजिस्ट्रार है ना वो आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करा देता है, आपकी सारी डिटेल्स चेक करता है कि आपकी सारी डिटेल्स है वो ट्रू एंड फेयर है या नहीं है। तो उसके अंदर क्या करता है, वो 14 डेज के अंदर आपको ना सर्टिफिकेट दे देता है। किस जो सर्टिफिकेट होता है वो आपकी LLP के नाम पे आपको दे देता है कि आपका जो ये सर्टिफिकेट, अब आप आपकी जो प्रोसीडिंग्स, आपकी जो ऑपरेशन है वो आगे आप कर सकते हो, ठीक है। और जो रजिस्ट्रार होता है उसके इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के पीछे जो भी आपने ना सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं उनको भी वेरीफाई करता है कि ये सारे के सारे ट्रू एंड फेयर है या भी नहीं है। तो इस तरीके से जैसे आपने ना इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट सबमिट करा रजिस्ट्रार को, विद इन 14 डेज के अंदर आपको क्या मिल जाता है, सर्टिफिकेट मिल जाता है किसका। नेक्स्ट आता है रजिस्टर्ड ऑफिस एंड चेंजेस। देखो एक LLP है, ये LLP है, किसी भी बिजनेस को काम करने के लिए उसका रजिस्टर्ड ऑफिस होना ही चाहिए, ठीक है। तो एक LLP को खुद का रजिस्टर्ड ऑफिस रखना पड़ता है, ठीक है, और रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस किसको देना पड़ता है, रजिस्ट्रार को बताना पड़ता है, ठीक है। LLP उसके बाद में क्या होता है कि जैसे मान लो इन एनी केस यदि मैं मेरा रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज कर रहा हूँ, जैसे कि मैं जयपुर से जोधपुर कर रहा हूँ, जयपुर से अजमेर कर रहा हूँ, राजस्थान से महाराष्ट्र में कर रहा हूँ, तो ये मेरे को बात है ना किसको बतानी पड़ेगी, रजिस्ट्रार को मेरे को ये इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। यदि ये इन्फॉर्मेशन यदि मैं रजिस्ट्रार को नहीं बताता हूँ तो फिर मेरे पास लगेगा फाइन, ठीक है, 2-25,000 तक का मेरे पास में फाइन लग सकता है, ठीक है। तो यदि आप है ना आप यदि आपकी LLP का रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करते हो तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको रजिस्ट्रार को देनी पड़ती है, ठीक है। अब मान लो कि आपको जैसे कि अपन इनकॉर्पोरेशन पढ़ रहे थे पहले, तो इनकॉर्पोरेशन में मान लो कि आपने इनकॉर्पोरेशन डिटेल्स दे दी, सारी ट्रू फेयर है। उसके बाद में क्या है कि आपको है ना इनकॉर्पोरेशन का जो सर्टिफिकेट है वो भी आपको मिल गया। उसके बाद में क्या होगा, आपको क्या इफेक्ट होता है रजिस्ट्रेशन का, मतलब उस आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट है। उसके बाद क्या है, तो सीधी सी बात है, उसके बाद है ना आप आपकी जो ऑपरेशनल एक्टिविटी है, आप आपकी जो बिजनेस है वो स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। आप आपका जो बिजनेस है वो स्टार्ट कर सकते हो। आप है ना आप किसी दूसरी कंपनी पर या दूसरी किसी फर्म पर है ना केस कर सकते हो, आप पर भी कोई केस कर सकता है, उसमें वो द शू एंड बिल क्यों, ठीक है। और आप क्या कर सकते हो, आप LLP के नाम पर ही है ना कोई भी असेट है वो एक्वायर कर सकते हो, ऑन कर सकते हो, होल्ड कर सकते हो, डेवलप कर सकते हो, ठीक है। और आप है ना खुद के पास में खुद की कॉमन सील रख सकते हो, वो बात अलग है, वो ऑप्शनल है, बट आपको यदि सर्टिफिकेट मिल गया, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया, तो उसके बाद आप आपकी है ना कॉमन सील भी रख सकते हो। तो ये सारे इफेक्ट होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आ जाता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन के अंदर आ जाता है कभी कभार कि है ना वो आता है इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो वहां पर आप ये 3-4 पॉइंट लिख सकते हैं, ठीक है। LLP का नेम, ठीक है, जैसे कि मैंने सोचा कि मैं एक LLP फॉर्म करता हूँ, उसका नाम रखता हूँ भार्गव एंटरप्राइजेस, ठीक है, भार्गव एंटरप्राइजेस। तो उस भार्गव एंटरप्राइजेस तो जो LLP का नाम होगा ना उसके लास्ट के अंदर है ना उस मेरे को क्या लगाना पड़ेगा, LLP लगाना पड़ेगा, या उसके लास्ट में मुझे लिखना पड़ेगा लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। जैसे एक प्राइवेट कंपनी होती है, तो प्राइवेट कंपनी के फॉर्म करते हैं तो उसके लास्ट में अपन लगाते हैं ना कि ABC प्राइवेट लिमिटेड या प्राइवेट कंपनी, ठीक है। तो उस तरीके से जैसे पब्लिक कंपनी होती है तो वहां पे अपने लास्ट में लिमिटेड वर्ड लगाना पड़ता है। तो उसी तरीके से LLP के नाम के आगे आपको क्या तो LLP वर्ड लगाना पड़ेगा या फिर लिखना पड़ेगा लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, ठीक है। तो इस तरीके से, और जो आपका जो LLP का जो नाम है वो अनडिजायरेबल नहीं होना चाहिए। अनडिजायरेबल मतलब कि जैसे मैंने मेरी LLP का नाम रख दिया काउ कटिंग LLP, अब इंडिया के अंदर यदि मैं काउ कटिंग LLP रख दूंगा तो मेरे को लोग पीट देंगे। तो इस तरीके से क्या अनडिजायरेबल आपका LLP का नाम नहीं होना चाहिए। ये है ना जब आप पोर्टल पे जब रजिस्ट्रेशन करते हैं ना तो वहां पे एक बहुत बड़ी सारी लिस्ट दे रखी है गवर्नमेंट ने कि ये नाम है ना आपके LLP के नहीं होने चाहिए, ठीक है।
और आपको जो एलएलपी का जो नाम है ना किसी दूसरी एलएलपी के या दूसरी कंपनी के ना सिमिलर नहीं होना चाहिए, आइडेंटिकल टू और टू नियरली रिसेंबल विद द नेम ऑफ द अदर फर्म और एलएलपी और बॉडी कॉर्पोरेट, दूसरी बॉडी कॉर्पोरेट या दूसरी एलएलपी के नाम के सिमिलर नहीं होना चाहिए, या किसी दूसरे ट्रेडमार्क के रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के सिमिलर नहीं होना चाहिए। किन तीन चीजों के सिमिलर नहीं होना चाहिए? क्या तो कोई बॉडी कॉर्पोरेट हो, ठीक है, बॉडी कॉर्पोरेट में क्या चीजें वो 4 चीजें जाएंगी जो अपन ने स्टार्टिंग में पढ़ी थी, इंडियन एलएलपी, फॉरेन एलएलपी, इंडियन कंपनी, फॉरेन कंपनी, ठीक है, या किसी एलएलपी के सिमिलर नहीं होना चाहिए, या किसी रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के सिमिलर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से ना केस स्टडी बनती है, यहाँ से केस स्टडी क्या बनाती है आईसीआई कि एक एलएलपी है उसका नाम सिमिलर है किसी पार्टनरशिप फर्म के, तो वो है ना वो खुद के नाम के साथ कंटिन्यू कर सकती है, नहीं कर सकती, तो वो कंटिन्यू कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कहाँ पर दे नहीं रखा कि पार्टनरशिप फर्म के सिमिलर नहीं होना चाहिए। यहाँ पे तो तीन चीजें दे रखी है, कौन कौन सी? एक तो एलएलपी या बॉडी कॉर्पोरेट या रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, इन तीनों की सिमिलर नहीं हो सकती। बाकी जो चीजें है या बाकी एंटिटी है उसके सिमिलर तो हो ही सकती है ना, तो यहाँ पे केस स्टडी बनती है, ध्यान रखना, ठीक है। तो अब अपन देखते हैं रिजर्वेशन ऑफ ए नेम। देखो एक एलएलपी होती है ना, वो खुद का नाम रिजर्व कब कराती है, ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या तो वो इनकॉर्पोरेट होती है, उस टाइम पर वो है ना खुद का नाम रिजर्व करवाती है, ठीक है, या बीच के अंदर जब है ना कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर बीच के अंदर यदि उसको जरूरत लगती है कि एलएलपी को खुद का नेम है ना चेंज करवाने की जरूरत है, तो फिर वो है ना खुद का नेम रिजर्व करवाती है। तो देखो यहाँ पर भी यही दे रखा है कि ए पर्सन में अप्लाई टू रजिस्टर फॉर द रिजर्वेशन ऑफ ए नेम ऑफ प्रपोज्ड एलएलपी चेंज द नेम ऑफ एलएलपी। जब एलएलपी स्टार्टिंग में इनकॉर्पोरेट होती है उस टाइम पे है ना एलएलपी अगर खुद का नेम रिजर्व करवाती है, या जब एलएलपी खुद का नाम चेंज करवाती है, ठीक है, तब वो का नेम रिजर्व करवाती है, ठीक है। और ये है ना कितने टाइम तक रहता है, ठीक है, जैसे कि कंपनी के अंदर आप पढ़ोगे तो उसकी लिमिट अलग है, तो एलएलपी के अंदर क्या होता है, एक बार यदि आपने नाम रिजर्व करवा दिया ना तो वो 3 मंथ तक रिजर्व रहता है। ये इंपॉर्टेंट लिमिट है, याद रखना, ठीक है। जब से आपने रजिस्ट्रार को बताया कि हम ये नाम रखना चाहते हैं, उसके बाद में ना रजिस्ट्रार आपको अप्रूवल देगा, तो वो कब तक आपका जो नाम है वो रिजर्व रहेगा, 3 मंथ तक आपका नेम रिजर्व रहेगा। उसके बाद में आता है चेंज ऑफ नेम ऑफ एलएलपी, ठीक है, चेंज ऑफ नेम ऑफ एलएलपी। इसमें क्या होता है, जैसे कि आप ना कुछ चाहते हो कि आप आपकी जो एलएलपी है उसका नाम चेंज करवाना चाहते हो, तो आप रजिस्ट्रार को क्या बताओगे कि हमारी एलएलपी का पहले ये नाम ये था और अब हम एलएलपी का नाम ये रखवाना चाहते हैं, ठीक है, एबीसी एलएलपी से आप XYZ एलएलपी करवाना चाहते हो, तो वो बता सकते हो, ठीक है। या सेकंड केस क्या होता है, कभी कभार क्या होता है स्टार्टिंग में जब हम इनकॉर्पोरेशन करते हैं, इनकॉर्पोरेशन की जो प्रोसेस होती है उसमें क्या हुआ कि हमारा जो एलएलपी का नाम था वो किसी दूसरी कंपनी का या दूसरी एलएलपी का या किसी दूसरे रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के सिमिलर हो गया, ठीक है। और अब इस केस के अंदर तो आपको इनकॉर्पोरेशन मिल ही नहीं सकता, क्योंकि ये 3 नाम मतलब ये 3 जो पॉइंट है कौन कौन से, कोई भी एलएलपी, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट हो गई है, रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क हुई, इनके सिमिलर होना ही नहीं चाहिए। बट है ना फिर भी गलती से रजिस्ट्रार ने आपको है ना अप्रूवल दे दिया, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे दिया उसी नाम के साथ में, तो फिर क्या होगा, बाद में जब गवर्नमेंट को ये पता लगता है तो गवर्नमेंट क्या करती है कि आपको है ना बोलती है कि आप ये नाम नहीं रख सकते हो, ठीक है। फिर आपको क्या करना पड़ता है, 3 मंथ के अंदर आपको जो एलएलपी का जो नेम है जो गलती से आपको रजिस्ट्रार ने दे दिया था वो आपको चेंज करना पड़ता है। यदि आप 3 मंथ के अंदर चेंज नहीं करते हो तो फिर है ना गवर्नमेंट खुद की तरफ से एक नाम है ना आपको देती है, फिर वही आपको नाम यूज करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद में फिर वो आगे की बात है जो कि आपके फाउंडेशन में नहीं है कि फिर बाद में भी आप ना उसको है ना चेंज करवा सकते हो, ठीक है। तो ये इस तरीके से प्रोसेस रहती है, ठीक है। अब एक एलएलपी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए क्या स्टेप्स होती है, तो फर्स्ट स्टेप तो क्या होती है, सबसे पहले तो आपको नेम रिजर्वेशन करवाना पड़ता है, ठीक है, जो अभी अपन पढ़ रहे थे ना कि नेम रिजर्वेशन, तो सबसे पहले क्या स्टेप होता है, आपको सबसे पहले इनकॉर्पोरेशन के लिए नेम रिजर्वेशन करवाना पड़ता है, ठीक है। नेम रिजर्वेशन कितने टाइम तक रहता है, 3 मंथ तक रहता है, और कौन से फॉर्म नंबर के अंदर कराना पड़ता है, तो ई फॉर्म 1 के अंदर करवाना पड़ता है, ये याद कर लेना, ठीक है। यदि आप ये फॉर्म नंबर लिख दोगे, जो एग्जामिनर होगा उसको अच्छा लगेगा कि हाँ यार स्टूडेंट को डेप्थ नॉलेज है, उसने अच्छे से है ना सारी चीजें पढ़ी है, तो उसको जो आंसर का जो इंप्रेशन है वो अच्छा पड़ेगा, तो आपको फुल में से फुल मार्क्स मिलने की पॉसिबिलिटी इंक्रीज हो सकती है। तो इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी के अंदर जो फर्स्ट स्टेप होता है वो क्या होता है कि सबसे पहले आपको नेम रिजर्वेशन कराना पड़ता है, ठीक है। कौन से फॉर्म नंबर के अंदर एप्लीकेंट होता है, नेम रिजर्वेशन करवाता है ई फॉर्म 1 को फिल करके, ठीक है। फिर सेकंड स्टेप क्या आती है हमारे पास में, सेकंड स्टेप आती है इनकॉर्पोरेट एलएलपी, इनकॉर्पोरेट एलएलपी। इसके अंदर क्या होता है, कौन सा फोन नंबर यहाँ पे भरना पड़ता है, तो ई फॉर्म 2 यहाँ पर को एप्लीकेंट को फिल करना पड़ता है। यहाँ पर क्या होता है कि जितने भी जो स्टेटमेंट्स होते हैं, जैसे कि इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट होते हैं, वो सारे यहाँ पर है ना, जैसे जो पार्टनर्स है, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स है, उन सबका कंसेंट लेते हैं, तो वो जो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में जो अपन ने ऊपर स्टार्टिंग में पढ़ा था ना कि वो सारी डिटेल्स यहाँ पर अपन इसके अंदर क्लिक करते हैं, ठीक है।
थर्ड स्टेप आता है एलएलपी एग्रीमेंट। एलएलपी एग्रीमेंट, ठीक है। एलएलपी को एग्रीमेंट बनाना क्या होता है, कंपलसरी होता है। जब अपन ने ये एक्ट स्टार्टिंग में पढ़ा था तो वहां फर्स्ट पॉइंट ये आया था हमारे पास में कि एलएलपी को एग्रीमेंट बनाना कंपलसरी होता ही नहीं होता, तो यहाँ पर क्या होता है, कंपलसरी होता है, ठीक है। तो फिर वो एलएलपी एग्रीमेंट भी हमें क्या करना पड़ता है, रजिस्ट्रार को सबमिट करना पड़ता है। और कौन से फॉर्म नंबर के अंदर सबमिट करना पड़ता है, ई फॉर्म 3 के अंदर हमें सबमिट करना पड़ता है, ठीक है। तो ये फॉर्म नंबर आपको सीक्वेंस से याद भी कर सकते हो। जैसे ई फॉर्म 1 के अंदर तो आप क्या करते हो, नेम रिजर्वेशन करते हो। ई फॉर्म 2 के अंदर क्या करते हो, आप इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो। ई फॉर्म 3 के अंदर आप क्या करते हो, एलएलपी एग्रीमेंट सबमिट करते हो। जो भी आपका एलएलपी एग्रीमेंट होता है वो आप है ना सबमिट करते हो, ठीक है। नेक्स्ट अपना पॉइंट आता है कि पार्टनर्स एंड देयर रिलेशन। पार्टनर्स के क्या रिलेशंस रहते हैं एलएलपी के साथ में और बाकी पार्टनर्स के साथ में। देखो सबसे पहले तो आता है म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज, ठीक है। म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज, पार्टनर ऑफ एलएलपी एंड एलएलपी एंड इट्स पार्टनर, ठीक है। और एलएलपी किसके थ्रू गवर्न होती है, एलएलपी एग्रीमेंट के थ्रू गवर्न होती है, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या आता है, सेकंड पॉइंट आता है हमारे पास में एनी चेंजेस इन द म्यूचुअल एंड ड्यूटीज। कोई भी यदि म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज जो कि पार्टनर्स के वो चेंजेस हो रहे हैं तो वो किसको इंटीमेट करना पड़ता है, हमारे को रजिस्ट्रार को हमें इंटीमेट करना पड़ता है, ठीक है। और इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट, यदि देखो एलएलपी का एग्रीमेंट एब्सेंस है, ठीक है, किसी एलएलपी के अंदर कोई पूरा एग्रीमेंट ही एब्सेंस है, ये कुछ एग्रीमेंट के अंदर ना कुछ पॉइंट्स एब्सेंस है, ठीक है, वो उन लोगों ने मेंशन नहीं करे, उन लोगों ने बनाए नहीं, तो वहां पर क्या होता है, तो वहां पर ये होता है कि पूरा जो एलएलपी एक्ट है ना उसके अंदर 4 शेड्यूल है, ठीक है। कौन से शेड्यूल है, 4 शेड्यूल है। शेड्यूल नंबर 1, ठीक है, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, शेड्यूल 4, ठीक है। तो फर्स्ट शेड्यूल क्या कहता है कि फर्स्ट शेड्यूल के अंदर ये चीजें लिखी हुई है कि ये प्रोविजन मेंशन है कि एक तो राइट्स ऑफ पार्टनर से क्या राइट्स होंगे, और जब एब्सेंस होगा क्या फॉर्मल एग्रीमेंट तो कौन कौन सी बातें एप्लीकेबल होगी, कौन कौन से प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे। तो जब है ना एक एलएलपी के अंदर खुद का एग्रीमेंट फॉर्मल एग्रीमेंट एब्सेंस होता है तो वहां पे शेड्यूल 1 के प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाते हैं, ठीक है। ये चीजें शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, शेड्यूल 4 ये आपको दे नहीं रखे, पर मैं आपको बता देता हूँ। शेड्यूल 2 में ये मेंशन है कोई भी फर्म को एलएलपी बनना है तो कैसे एलएलपी बन सकती है। शेड्यूल 3 के अंदर ये बात लिख रखी है कि कोई भी प्राइवेट कंपनी है उसको एलएलपी में कन्वर्ट होना है तो वो कैसे कन्वर्ट हो सकती है। और 4th शेड्यूल के अंदर ये लिख रखा है कि कोई अनलिस्टेड कंपनी है तो वो एलएलपी के अंदर कन्वर्ट होना चाहती है तो वो किस तरीके से कन्वर्ट हो सकती है, ठीक है। बट आपको ये ध्यान रखना कि जब एलएलपी एग्रीमेंट एब्सेंस होता है एलएलपी के अंदर तो शेड्यूल 1 ऑफ एलएलपी एक्ट 2008 एप्लीकेबल हो जाता है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर क्या मेंशन है, एक तो पार्टनर्स की राइट्स मेंशन है, और जब फॉर्मल एग्रीमेंट जब एब्सेंस होता है तो क्या क्या प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे ना एलएलपी को, वो सारे यहाँ पर मेंशन होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास सेशन ऑफ पार्टनरशिप इंटरेस्ट, ठीक है। कब पार्टनरशिप इंटरेस्ट है, कब जो पार्टनरशिप इंटरेस्ट है ना वो खत्म हो जाता है, ठीक है। इन द अकॉर्डेंस विद द एग्रीमेंट विद अदर पार्टनर। देखो हम लोगों ने एग्रीमेंट बना रखा था कि हमारा जो है ना जो पार्टनरशिप इंटरेस्ट है, ये जो हमारी पार्टनरशिप है 2 साल तक ही रहेगी, तो बाय द पार्टनरशिप जो एग्रीमेंट है, जो एग्रीमेंट हमारा एग्रीमेंट है उसके थ्रू खत्म हो जाएगी, ठीक है। 2 साल जैसे खत्म होंगे तो वो हमारा एग्रीमेंट जो भी हमारा पार्टनरशिप इंटरेस्ट है वो हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। या यदि हमारे पास में हमने एग्रीमेंट नहीं रख रखा तो जब भी आपको, जैसे कि मैं पार्टनर हूँ, अब मुझे एलएलपी छोड़नी है तो मैं 30 दिन पहले है ना रिजाइन से 30 दिन पहले ना मैं एक नोटिस दे दूंगा मेरी एलएलपी को कि मैं मेरा जो पार्टनरशिप इंटरेस्ट है वो खत्म करना चाहता हूँ, ठीक है, मैं एलएलपी को छोड़ना चाहता हूँ। तो इस तरीके से हो सकती है। यदि वो एग्रीमेंट में लिखा है तो बाय एग्रीमेंट में जो भी डेट है या जो भी पीरियड है उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। यानी एलएलपी के अंदर यदि एलएलपी एग्रीमेंट के अंदर यदि ये चीजें डिस्क्राइब नहीं कर रखी आपने तो आप जब भी है ना एलएलपी को रिजाइन देना चाहते हो उसके 30 दिन पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक नोटिस आपको सर्व करना पड़ेगा एलएलपी को, जिससे कि एलएलपी को इन्फॉर्मेशन मिल जाए, ठीक है। या किसी भी पार्टी की डेथ हो गई तब वो है ना पार्टनरशिप जो इंटरेस्ट है वो खत्म हो जाएगा। या कोई भी है ना जो पार्टनर है वो अनसाउंडेड माइंडेड का हो गया, ठीक है, मेंटली है ना डिसेबल हो गया डिसीजंस लेने के लिए या ऑपरेशनल एक्टिविटी के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए, तो फिर क्या होगा कि वो उसका जो पार्टनरशिप इंटरेस्ट है वो खत्म हो जाएगा। या कोर्ट ने उसको इंसॉल्वेंट है ना अप्रूव कर दिया कि ये तो इंसॉल्वेंट हो गया, तो इस तरह इन सारे केसेस के अंदर क्या होता है कि जो पार्टनर होता है ना उसका जो पार्टनरशिप इंटरेस्ट होता है वो खत्म हो जाता है एक एलएलपी से, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स आपको याद करने पड़ेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और कोई भी जो फॉर्मल एंड सीज पार्टनर स्टिल बी रिगार्डेड एज ए पार्टनर ऑफ एलएलपी अंटिल, देखो कोई भी पार्टनर है ना वो पार्टनर बना रहेगा कब तक, जब तक वो है ना खुद की एलएलपी को नोटिस नहीं देता। जैसे जैसे मान लो कि भार्गव एलएलपी है उसके अंदर ऐसे मैं अंकित मैं पार्टनर हूँ, अब मैंने मेरी पार्टनरशिप फर्म जो मेरी एलएलपी फर्म है उसको मैंने बताया ही नहीं कि मैं फर्म छोड़ना चाहता हूँ, तो मैंने कोई नोटिस भी नहीं दिया, तो मैं पार्टनर बना ही रहूंगा जब तक मैं नोटिस नहीं दूंगा, ठीक है। मेरा जो नोटिस है क्या तो मैं एलएलपी को भी नहीं दिया और या मैंने रजिस्ट्रार को भी नहीं दिया, तो उन दोनों को ही नहीं पता। तो इस केस के अंदर क्या मैं आगे तक है ना जब तक मैं नोटिस नहीं दूंगा या जब तक मैं रजिस्ट्रार को नहीं बताऊंगा तब तक मैं पार्टनर बना ही रहूंगा किसके अंदर, मेरी फर्म के अंदर, ठीक है।
इन केस ऑफ डेथ एंड इंसॉल्वेंसी ऑफ फॉर्मर पार्टनर और एनी एंटाइटल, जैसे मान लो कि कोई भी पार्टनर है वो किसी की डेथ हो जाती है या इंसॉल्वेंट हो जाता है या रिटायर होता है, तो उस पार्टनर को क्या होता है कि जो भी कैपिटल उसने कंट्रीब्यूट करी थी उसका पार्ट मिलेगा, और जब उस डेट तक का जितना भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होगा उस पार्टनर का, जितना भी उसका पार्टनरशिप शेयर होगा उसको उतना का प्रॉफिट भी मिलेगा, उसका ये राइट होता है रिसीव करने का। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास में रजिस्ट्रेशन ऑफ चेंजेस इन ए पार्टनर जब चेंजेस होते हैं तब क्या प्रोविजंस होते हैं। देखो कोई पार्टनर है उसका नाम चेंज हो रहा है, नाम चेंज हो रहा है मतलब कि कोई पार्टनर छोड़ के जा रहा है और दूसरा पार्टनर आ रहा है। ठीक है, एक रिटायरिंग पार्टनर होगा, एक इनकमिंग पार्टनर होगा, या वो जो पार्टनर है उसका एड्रेस चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है ना किसको देनी पड़ती है, हमें एलएलपी को देनी पड़ती है। ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें जैसे चेंज हो, जैसे कि मैं मेरी एलएलपी दूसरी एक एलएलपी को छोड़ के दूसरी एलएलपी में जा रहा हूँ, तो मेरे को 15 दिन के अंदर है ना वो नोटिस देना पड़ता है एलएलपी को। ठीक है, 15 दिन के अंदर वो नोटिस देना पड़ता है। ठीक है, और एलएलपी को है ना जो जैसे मैंने जो नोटिस एलएलपी को दिया वही नोटिस है ना एलएलपी को किसको देना पड़ता है, रजिस्ट्रार को देना पड़ता है विद इन 30 डेज के अंदर। ठीक है, और जो भी वो जो नोटिस होगा ना साइंड होगा किसके थ्रू, एक तो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म के अंदर होगा वो, और दूसरा साइन होगा किसके, डेजिग्नेटेड पार्टनर के थ्रू, क्योंकि डेजिग्नेटेड पार्टनर किसके की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जितने भी लीगल वर्क्स होते हैं, जितने भी लीगल कंप्लेंट्स होते हैं, उन सबकी रेस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर होती है, डेजिग्नेटेड पार्टनर के ऊपर होती है। ठीक है, और जो भी जो नोटिस होगा, जैसे कोई भी इनकमिंग पार्टनर आ रहे हैं तो इनकमिंग पार्टनर का हमें कंसेंट भी तो लेना पड़ेगा ना, कि वो खुद की इच्छा से है ना हमारी जो एलएलपी फॉर्म है वो ज्वाइन कर रहे हैं, तो उसका जो कंसेंट है ये और कंसेंट होगा, उसके जो सिग्नेचर होंगे, तो ये सारी जो चीजें होती है ना वो हमें किसको सबमिट करनी पड़ती है, रजिस्ट्रार को सबमिट करनी पड़ती है। एक एलएलपी किससे लेती है, इनकमिंग पार्टनर से, फिर पार्टनर से लेकर एलएलपी किसको सबमिट करती है, रजिस्ट्रार को सबमिट करती है। ठीक है, और यदि कोई एलएलपी ये काम नहीं करती तो एलएलपी और डेजिग्नेटेड पार्टनर क्यों, क्योंकि ये सारे किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, जितने भी लीगल काम होते हैं उनके लिए ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो एलएलपी और डेजिग्नेटेड पार्टनर को है ना फाइन लग जाता है। ठीक है, 2000 से लेकर 25,000 तक का। ठीक है, और ये कोई है ना ये पार्टनर, जैसे कि मान लो कोई इनकमिंग पार्टनर है वो खुद कंसेंट भी नहीं दिए, उसने कुछ नोटिस भी नहीं दिया किसको, एलएलपी को फर्म को, तो उसके ऊपर भी फाइन है ना एप्लीकेबल हो जाता है। ठीक है, और मान लो जैसे कि है ना मैं एक फर्म में ना ज्वाइन करना चाहता हूँ। ठीक है, भार्गव एलएलपी। ठीक है, भार्गव एलएलपी में ज्वाइन करना चाहता हूँ। अब मेरे को है ना भार्गव एलएलपी पे ट्रस्ट नहीं है कि यार मेरा जो नोटिस है वो ये एलएलपी किसको सबमिट कर देगा, रजिस्ट्रार को सबमिट नहीं करेगा, मुझे ट्रस्ट नहीं उन लोगों पे। तो फिर क्या करूंगा, मैं डायरेक्टली भी क्या कर सकता हूँ, मैं डायरेक्टली भी एक पार्टनर डायरेक्टली किसको कर सकता है, रजिस्ट्रार को नोटिस सर्व कर सकता है कि मैं इनकमिंग पार्टनर हूं या मैं है ना आउटगोइंग पार्टनर हूं इस फर्म का। ठीक है, तो फिर क्या करेगी, रजिस्ट्रार क्या करेगी, एक नोटिस सेंड करेगी किसको, एलएलपी को। अब एलएलपी की तरफ से 15 दिन के अंदर कोई है ना रेस्पॉन्स नहीं आता तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेगी। यदि वही सारी चीजें लिख रखी है, पार्टनर में हिमसेल्फ फाइल, वही सारी चीजें लिख रखी है कि पार्टनर में हिमसेल्फ फाइल नोटिस इफ द हैज रीजनेबल कॉज टू बिलीव दैट एलएलपी मे नॉट फाइल द नोटिस इन सच केस आरओसी मतलब रजिस्ट्रार shall take confirmation of a same from LLP. No confirmation within 50 days. Registrar shall register this notice. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट। अब आता है एक्सटेंड एंड लिमिटेशंस ऑफ ए लाइबिलिटी ऑफ ए एलएलपी एंड पार्टनर्स। ठीक है, पार्टनर्स। अब देखो एलएलपी की लाइबिलिटीज के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, कब उसकी एलएलपी की जो लाइबिलिटी है वो इंक्रीज होती है। देखो एलएलपी है ना, कुछ एलएलपी कब लाइबिलिटी इंक्रीज नहीं होगी, एलएलपी नॉट बाउंडेड बाय द पार्टनर इफ पार्टनर हैज नो ऑथोरिटी टू एक्ट। इसका मतलब क्या हुआ, एलएलपी नॉट बाउंड बाय एक्ट ऑफ अ पार्टनर इफ पार्टनर हैज नो ऑथोरिटी टू एक्ट। देखो पार्टनर के पास में कोई ऑथोरिटी थी नहीं किसी काम को करने की, फिर भी पार्टनर ने कर दिया तो वो पार्टनर उसके लिए सोली लाइबल हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए एलएलपी लाइबल नहीं होगी। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं कि एक पार्टनर है, उसके पास ये ऑथोरिटी नहीं है कि वो बैंक से किसी भी इंस्टीट्यूशन से खुद की एलएलपी के लिए फंड रेज करे। अब उसने क्या करा कि एलएलपी के पार्टनर के पास में क्या नहीं है, ये ऑथोरिटी नहीं है, बट फिर भी उसने क्या करा, फंड रेज कर लिया। अब है ना एलएलपी है ना वो फंड रीपेमेंट नहीं कर पा रही तो इसके लिए ना एलएलपी लाइबल नहीं होगी, इसके लिए वो पार्टनर लाइबल होगा। क्यों, क्योंकि उस पार्टनर के पास में तो ये ऑथोरिटी नहीं थी, फिर भी उसने ये काम करा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये एलएलपी लाइबल नहीं होगी, यहाँ पे कौन लाइबल होगा, पार्टनर लाइबल होगा। ठीक है, थर्ड पर्सन नो दैट पार्टनर हैज नो ऑथोरिटी। ठीक है, मान लो कि किसी थर्ड पर्सन है, उसको पता है कि इस पार्टनर के पास में ये ऑथोरिटी नहीं है। लाइक एग्जांपल देता हूँ
कि मेरी एलएलपी है, उसके अंदर मैं पार्टनर हूँ, उन्होंने मेरे को रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे रखी कि आप है ना कोई असेट है ना एलएलपी की बेच सको, ठीक है। बट मैं क्या करता हूँ कि थर्ड पर्सन है, कोई भी मेरा फ्रेंड है, उसको मैं मेरी जो एलएलपी है उसका फर्नीचर बेच रहा हूँ, ठीक है, मैं उसका फर्नीचर बेच रहा हूँ, ठीक है। अब जो थर्ड पर्सन है ना, अब उसको पता है कि इस पार्ट मेरे जो दोस्त है, मतलब जो मैं हूँ पार्टनर, उसके पास में मेरी इस चीज की ऑथोरिटी नहीं है, तो इस सारे केस के अंदर भी है ना एलएलपी लाइबल नहीं होगी। इन सारे केसेस के अंदर कौन लाइबल होगा? एक पार्टनर ही लाइबल होगा। क्यों? क्योंकि उसके पास में जो ऑथोरिटी है ही नहीं, वो उसके अगेंस्ट जाकर काम कर रहा है, तो इस केस के अंदर क्या होगा कि पार्टनर लाइबल होगा इन सारे एक्शंस के लिए, एलएलपी लाइबल नहीं होगी, ठीक है। अब देखते हैं एलएलपी कब लाइबल हुई, ठीक है। तो एलएलपी खुद की लाइबिलिटीज के लिए कब लाइबल होगी? जब कोई भी पार्टनर है वो खुद की विद इन ऑथोरिटी के अंदर कोई काम कर रहा है, तब एलएलपी लाइबल होगी। या ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर कोई काम होता है, मतलब कुछ एक्शंस होते हैं, तो उसके लिए कौन लाइबल होगा? एलएलपी लाइबल होगा, ठीक है। एन ऑब्लिगेशन ऑफ एलएलपी सोली द ऑब्लिगेशन ऑफ एलएलपी। जो एलएलपी की जो ऑब्लिगेशन होगी ना, वो एलएलपी की ही ऑब्लिगेशन होगी, वो पार्टनर की ऑब्लिगेशन नहीं होगी, ठीक है। अब आता है कि पार्टनर की लाइबिलिटी, ठीक है। अभी तो अपन पढ़ रहे थे एलएलपी की लाइबिलिटी की, एलएलपी की लाइबिलिटी कब होगी, एलएलपी की लाइबिलिटी कब नहीं होगी। तो अब देखते हैं पार्टनर की लाइबिलिटी कब होगी, पार्टनर की लाइबिलिटी कब नहीं होगी, ठीक है। तो ए पार्टनर इज नॉट पर्सनली लाइबल फॉर द ऑब्लिगेशन ऑफ एलएलपी। अभी अपन ने ऊपर पॉइंट पढ़ा था ना कि एलएलपी की ऑब्लिगेशन के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होगा? एलएलपी की होगा। एलएलपी की ऑब्लिगेशन एलएलपी की ही ऑब्लिगेशन होगी। तो यहाँ यही पॉइंट दे रखे हैं कि एक पार्टनर होता है ना, वो पर्सनली लाइबल नहीं होगा, किसके लिए? एलएलपी की ऑब्लिगेशंस के लिए, ठीक है। बट ए पार्टनर इज पर्सनली लाइबल फॉर हिज रॉन्गफुल एक्ट एंड कमीशन डन आउटसाइड द ऑथोरिटी। पर एक पार्टनर है ना, खुद की ऑथोरिटी के बाहर भी काम कर रहा है या कोई गलत काम कर रहा है ना, उसके लिए पार्टनर खुद ही लाइबल होगा, ठीक है। जैसा अपन स्टार्टिंग पॉइंट पढ़ा था ना कि एक पार्टनर के पास में कोई किसी चीज की ऑथोरिटी नहीं है, बट फिर भी वो व्यक्ति वो वैसा काम करता है, वो एक्शन लेता है, तो उसके लिए वो सोली लाइबल होगा, ठीक है। पार्टनर नॉट लाइबल फॉर द एक्ट ऑफ एनी अदर पार्टनर। मतलब कोई पार्टनर दूसरा काम कर रहा है, तो उसके लिए दूसरा पार्टनर लाइबल नहीं होगा, उसके लिए वो पार्टनर खुद ही लाइबल होगा, ठीक है। तो अभी अपन ने देखा कि एलएलपी कब लाइबल होती है, कब लाइबल नहीं होती है, ठीक है। कब लाइबल होती है, कब लाइबल नहीं होती है। एक पार्टनर होता है वो कब लाइबल होता है, कब लाइबल नहीं होता है, ठीक है, खुद के एक्शंस के लिए। तो ये सारे टॉपिक यहाँ पढ़ते हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से केस स्टडी भी आ सकती है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। अब आता है होल्डिंग आउट। होल्डिंग आउट का मतलब क्या होता है? देखो, होल्डिंग आउट बाय पार्टनर बाय एलएलपी भी हो सकता है। इसका मतलब क्या होता है? एक पार्टनर है ना, खुद के एक्सप्रेशन से रिटर्न एक्सप्रेशन के थ्रू या ओरल एक्सप्रेशन के थ्रू है ना, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं सामने वाले व्यक्ति के सामने कि वो है ना उस एलएलपी का पार्टनर है, जबकि इन रियलिटी वो नहीं है। लाइक मैं बताता हूँ कि एक सप्लायर है, वो एक्चुअल पार्टनर से डीलिंग कर रहा है, ठीक है, एक्चुअल पार्टनर से डीलिंग कर रहा है। उस वक्त है ना एक दूसरा व्यक्ति है, वो भी वहां पे खड़ा है, और वहां पर है ना वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है सप्लायर के सामने कि मैं भी इस एलएलपी का पार्टनर हूं, जबकि इन रियलिटी है ही नहीं। और वो जो एक्चुअल पार्टनर है ना, वो भी वहां पे प्रेजेंट है, पर वो कुछ बोल ही नहीं रहा, वो साइलेंट है, ठीक है। तो इस केस के अंदर ना उस जो सप्लाई से रिलेटेड, मतलब वो गुड्स सप्लाई कर रहा है, उसमें कुछ डिफॉल्ट हो गया या उसका रीपेमेंट नहीं कर पाए, तो वो जो पार्टनर था, एक्चुअल पार्टनर, वो तो लाइबल हो गई होगा, ठीक है, वो तो एलएलपी के थ्रू लाइबल होगा। बट जो एक्चुअल में नहीं था, पार्टनर लाइबल नहीं था, एक्चुअल जो पार्टनर नहीं था, बट वो ये रिप्रेजेंट कर रहा था कि मैं भी एलएलपी का पार्टनर हूं, तो वो भी यहाँ पर लाइबल हो जाएगा, ठीक है। उसे बोलते हैं होल्डिंग आउट। देखो इसमें ये लिखा हुआ है, एनी पार्टनर हु by any manner written or oral represent himself or knowing permits himself to be represented as a partner in LLP is liable for any person natural artificial who on such faith given credit to the firm, ठीक है। वही जो बात मैंने आपको एग्जांपल बताई कि कोई व्यक्ति पार्टनर है नहीं, ठीक है, बट वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि मैं भी इस एलएलपी का पार्टनर हूं, तो वो उससे रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज होगी, जो भी है ना हिट होगा या जो भी एक्शंस हो रहे होंगे, उसके लिए वो भी लाइबल हो जाएगा, जबकि वो एक्चुअल में पार्टनर है ही नहीं एलएलपी का, ठीक है। जैसे कि इफ क्रेडिट इज रिसीव्ड बाय द इफ क्रेडिट इज रिसीव्ड बाय एलएलपी both the partner by estoppel and holding out as well LLP is liable for the credit or the benefit arise फ्रॉम इट। जैसे कि मान लो कि किस एलएलपी है, एलएलपी ने क्रेडिट लिया, लोन लिया किसी बैंक से, ठीक है। उस टाइम पर है ना एक व्यक्ति था, वो भी ये रिप्रेजेंट कर रहा था कि मैं भी है ना इस एलएलपी का पार्टनर हूँ, ठीक है। अब मान लो कि एलएलपी क्या हुआ कि एलएलपी वो रीपेमेंट नहीं कर पा रही उस लोन का, उस क्रेडिट का, तो कौन कौन लाइबल होगा? एलएलपी तो लाइबल होगी, वो जो एक्चुअल जो पार्टनर्स हैं वो भी लाइबल होंगे, और जो पार्टनर वो व्यक्ति जो कि रिप्रेजेंट कर रहा था कि भाई मैं भी पार्टनर हूँ, जबकि एक्चुअल में है ही नहीं, तो वो भी इस चीज के लिए लाइबल हो जाएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है होल्डिंग आउट वाला, ठीक है। वेयर आफ्टर द पार्टनर्स डेथ
वेयर आफ्टर द पार्टनर डेथ बिजनेस कंटिन्यू एज द सेम एलएलपी इन, ठीक है, किसी भी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो जो भी एलएलपी का नाम है वो उसी के साथ में कंटिन्यू कर सकती है, उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कंटिन्यू यूज द फर्म नेम और द नेम ऑफ डिसीज पार्टनर विल नॉट मेक द लीगल रिप्रेजेंटेटिव लायबल, ठीक है। जैसे कि एक पार्टनर है उसकी डेथ हो गई, ठीक है, तो उसके बाद में वो जो एलएलपी का जो नाम है वो उसके साथ कंटिन्यू कर सकती है, और वो ये भी बोल सकते हैं कि ये पार्टनर हमारे पास में ये हमारे पहले पार्टनर थे, ठीक है। इसके लिए कोई भी है ना लीगल ऑब्लिगेशन या लीगल लाइबिलिटी उन पर क्रिएट नहीं होगी, ठीक है, एलएलपी इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो एक्चुअल बात है, क्योंकि कोई व्यक्ति पहले था अब नहीं है तो वो बोल सकते हैं, ठीक है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी इन केस ऑफ ए फ्रॉड, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि एलएलपी की जो लाइबिलिटी होती है वो क्या हो जाती है, अनलिमिटेड हो जाती है, जबकि ना अपन कैसी क्या पढ़ रहे हैं, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, ठीक है। ऐसी पार्टनरशिप हम जिसकी लाइबिलिटी क्या होगी, लिमिटेड होगी, बट कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहां पर क्या लाइबिलिटी क्या हो जाती है, अनलिमिटेड हो जाती है, ठीक है। तो वो कौन कौन से केस होते हैं, देखो, इफ द एक्ट इज डन बाय एलएलपी, यदि कोई एक्ट है वो किसने करा है, एलएलपी ने करा है, तो ये तो हम इम्प्लाइड है कि डेजिग्नेटेड पार्टनर को पता ही होगा कि डेजिग्नेटेड पार्टनर तो रेस्पॉन्सिबल होता है सारे के सारे कामों के लिए, ठीक है। या कोई काम किसने करा है, पार्टनर ने करा है, ठीक है। विथ द इंटेंशन, किस इंटेंशन से, एलएलपी ने कोई काम करा है या पार्टनर, उनके पार्टनर ने कोई काम करा है, किस इंटेंशन से, डिफॉल्ट, कि हम क्रेडिटर से पैसा तो ले लेंगे पर उनको रीपेमेंट नहीं करेंगे, ठीक है। क्या, किस इंटेंशन से, कि हम क्रेडिटर से पैसा तो ले लेंगे पर उनको रीपेमेंट नहीं करेंगे, मतलब उनका इंटेंशन था ऑलरेडी कि हम इस इंटेंशन से पैसा लेंगे कि एक बार तो पैसा तो लेंगे पर वापस नहीं करेंगे, तो इस इंटेंशन से। या कोई डिफॉल्टमेंट पर्पस, मतलब वो किस गलत काम के इंटेंशन से, उनको पहले ही पता था कि हमें इस इंटेंशन से हम काम कर रहे हैं, कौन, एलएलपी या एलएलपी के पार्टनर। तो इस केसेस के अंदर क्या होता है कि एक एलएलपी और उनके पार्टनर की जो लाइबिलिटी होती है ना वो लिमिटेड ना रहकर अनलिमिटेड लाइबिलिटी हो जाती है, ठीक है। द लाइबिलिटी ऑफ सच एलएलपी एंड पार्टनर शैल बी अनलिमिटेड, ठीक है, उनकी जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड हो जाती है फॉर द ऑल द डेब्ट एंड लाइबिलिटीज इफ एक्ट इज डन विदाउट द नॉलेज ऑफ अथॉरिटी ऑफ एलएलपी पार्टनर शैल बी अनोन लाइबल। और मान लो कि कोई जैसे एलएलपी है, अभी अपने स्टार्टिंग में एलएलपी या पार्टनर इस तरीके का काम करे कि उनका इंटेंशन ऐसा था, बट एलएलपी को तो पता ही नहीं है, बट पार्टनर का इंटेंशन क्या था कि सारे पार्टनर ने सोचा कि हमें हमारा इंटेंशन ये रखते हैं कि बैंक से पैसा तो ले लेते पर उनको रीपेमेंट नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि दो पार्टनर्स है ना वो लाइबल होंगे, ठीक है, पार्टनर्स लाइबल हो जाएंगे, पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी, एलएलपी की जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड नहीं होगी क्योंकि एलएलपी तो पता ही नहीं है, ठीक है। ये पार्टनर्स का प्लान होता है। तो इस तरीके से यदि है ना पार्टनर्स एक एलएलपी के थ्रू फ्रॉड करना चाहे तो उनकी जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड हो जाती है इन केसेस के अंदर, ठीक है। और फिर इस केसेस के अंदर क्या होता है कि उनको इम्प्रिजमेंट भी हो जाती है, ठीक है, लाइबिलिटी की उनको जेल हो सकती है 2 साल तक की, ठीक है, और उनको फाइन भी हो सकता है 50,000 से लेकर 5 लाख तक का, ठीक है। If LLP or partner or designated partner or employee of such LLP done some act in the defaultment manner apart from the criminal proceedings, ठीक है, they are liable to pay compensation और those who suffered loss for such conduct। इसका मतलब क्या हुआ कि एलएलपी या एलएलपी के पार्टनर या डेजिग्नेटेड पार्टनर या कोई भी एम्प्लॉय इस तरीके का काम करता है कि वो क्रिमिनल एक्ट नहीं करता पर वो कुछ फ्रॉड कर देता है, तो जो भी व्यक्ति है या जो भी पार्टी है जो सफर करी है, जितना भी लॉस सफर करा है, उसके लिए कौन लाइबल हो जाएगा, वो एलएलपी लाइबल होगी, या उसके पार्टनर्स या डेजिग्नेटेड पार्टनर या एम्प्लॉय जिसने भी वो काम करे तो उसको फिर उतना कंपनसेशन देना पड़ेगा, जो भी है ना सफर्ड पार्टी है जिन्होंने लॉस बियर करा है उनको वो कंपनसेशन देना पड़ेगा, ठीक है। और एलएलपी लाइबल नहीं होगी, कब लाइबल नहीं होती, जब उसको कोई चीज पता ही नहीं है, ठीक है। एलएलपी नॉट लाइबल इफ एक्ट इज कंडक्टेड विदाउट नॉलेज ऑफ एलएलपी, ठीक है। अब आता है एक इंपोर्टेंट टॉपिक, इसका क्वेश्चन है ना रिपीटेडली आते रहते हैं तो ये अच्छे से करके जाना। देखो विजिटर्स बोलोइंग, ठीक है, इसमें क्या होता है, इसका मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कि ये एक एलएलपी है, ठीक है, ये एक एलएलपी फर्म है, ठीक है, इसके अंदर ये पार्टनर्स है, ये पार्टनर्स है। अब इस एलएलपी ने क्या कर दिया, एक फ्रॉड कर दिया, मान लो कोई भी फ्रॉड कर दिया, अब किसको पता लग गया, गवर्नमेंट को पता लग गया। अब इन पर क्या होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी, अब इन पर क्या होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी। अब है ना उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए मान लो किसी पार्टनर ने या किसी एम्प्लॉय ने या किसी भी डेजिग्नेटेड पार्टनर ने उनको हेल्प कर दी, किसको हेल्प कर दी, गवर्नमेंट को हेल्प कर दी। मान लो ये जो पार्टनर है ना उसने क्या करी, हेल्प कर दी, किसको, गवर्नमेंट को हेल्प कर दी कि उन्होंने
जो भी अंदर की बात थी, जो भी फ्रॉड करा था, क्यों करा था, कैसे करा था, वो सारी इन्फॉर्मेशन दे दी। तो इस केस के अंदर क्या होगा कि जिसने भी इन्फॉर्मेशन दी है, अब वो इन्फॉर्मेशन देने वाला कौन हो सकता है, कोई पार्टनर होगा, कोई डेजिग्नेटेड पार्टनर होगा, या कोई एम्प्लॉय होगा। तो उसकी पनिशमेंट होगी ना, उस पर जो भी प्रोसीडिंग्स होती है, जो भी पनिशमेंट होगा, उस पर जो भी फाइन होगा, वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है। और ये प्रोविजन क्या कहता है कि जो भी जिसने भी इन्फॉर्मेशन दी है, इनसाइड इन्फॉर्मेशन दी है, उसको एलएलपी क्या नहीं कर सकती, खुद की फर्म से निकाल नहीं सकती, उसका सस्पेंशन नहीं कर सकती, उसका मतलब प्रमोशन रोक नहीं सकती है, या उसको है ना धमकी नहीं दे सकती। ये कौन कहता है? ये विजिबल ब्लोइंग का जो प्रोविजन है वो कहता है। ठीक है। देखो यही वाली बात यहाँ पे लिखी हुई है। हाँ, इस केस में से बोल सकते हैं ये जो पार्टनर है वो नमक हराम है। ठीक है। बट इसने क्या करा कि खुद का सेल्फ बेनिफिट देखने के लिए जो गवर्नमेंट थी, सामने वाली पार्टी थी, उनको सारी सारी बात बता दी कि हमने इस तरीके से फ्रॉड करा था और ये सारे पार्टनर्स थे, एम्प्लॉइज इन्वॉल्व थे और हमारे ये इंटेंशन था। तो इससे क्या हुआ कि यदि ये ऐसा नहीं करता तो सब पे क्या होता कि इक्वली जो पनिशमेंट होता, जो भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होती, जो भी बाय कोर्ट जो भी पनिशमेंट होती है, वो सब पे इक्वली होती है। बट इस पर अब है ना कम होगी। क्यों? क्योंकि इसने इनसाइडर इन्फॉर्मेशन किसको दे दी? इनसाइड इन्फॉर्मेशन किसको दे दी? गवर्नमेंट को, जिससे कि उनकी इन्वेस्टिगेशन है ना सिंपल हो गई। ठीक है। तो देखो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि कोर्ट और ट्रिब्यूनल में रिड्यूस और वेव ऑफ एनी पेनल्टी, मतलब क्या तो रिड्यूस कर देगी या वेव मतलब खत्म ही कर देगी। ठीक है। चार्ज अगेंस्ट एनी पार्टनर और एम्प्लॉय ऑफ एलएलपी इफ सच पार्टनर और एम्प्लॉय प्रोवाइडेड द यूजफुल इंफॉर्मेशन फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ एलएलपी। ये मैंने आपको बताया। ठीक है। और ये वाली बात भी इसी के, ये वाला प्रोविजन भी इसी में आता है कि पार्टनर और एम्प्लॉय शैल नॉट बी डिस्चार्ज, डिमोटेड, सस्पेंडेड, थ्रेटेड, harassed, discriminated merely because of is providing information of such investigation। देखो कोई भी एम्प्लॉय है ना, कोई भी एम्प्लॉय या कोई भी पार्टनर इन्फॉर्मेशन ना प्रोवाइड करा दिया किसको? गवर्नमेंट को, जिससे इन्वेस्टिगेशन सिंपल हो गई, तो उस पार्टनर या उस एम्प्लॉय को है ना आप क्या नहीं कर सकते? सस्पेंड नहीं कर सकते एलएलपी से। ठीक है। या डिमोटेड नहीं कर सकते, या उसको आप है ना उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते किसी भी चीज को लेकर, और आप क्या नहीं कर सकते? उसको धमकी नहीं दे सकते। तो इस तरीके के प्रोविजन इसके अंदर लिखे हुए हैं। ठीक है। तो ये विजिबल ब्लोइंग बहुत इंपॉर्टेंट है। रिपीटेडली इस पे क्वेश्चन आते हैं और मेजरली है ना डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं इस पे, और केस स्टडी भी आ जाती है। तो इसकी ये अच्छे से आप देखते हैं। ठीक है। इसके बाद में आता है वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन ऑफ एलएलपी। एलएलपी कब बंद होती है? ठीक है। एलएलपी को हमने अभी स्टार्टिंग में अपन पढ़ रहे थे कि एलएलपी को हमने इनकॉर्पोरेट कर दिया। एलएलपी क्या प्रोसीडिंग्स होती है, एलएलपी के अंदर पार्टनर चेंज होता है तो क्या होता है। ठीक है। एलएलपी में इन्वेस्टिगेशन में किसी ने हेल्प कर दी तो क्या होता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन अपन ने ऊपर सारे प्रोविजंस पढ़ लिया। अब आते हैं लास्ट में कि एलएलपी बंद किन केसेस के अंदर होती है। तो देखो बंद जो एलएलपी होती है उसी को अपन क्या बोलते हैं? बाइंडिंग अप या डिसोल्यूशन ऑफ एलएलपी। ठीक है। तो वो दो केसेस होते हैं। कौन कौन से? एक तो वॉलंटरी, ठीक है, और एक होता है ट्रिब्यूनल। ठीक है। वॉलंटरी होता है कि स्वयं इच्छा से, हम खुद की इच्छा से क्या करना चाहते हैं? अब एलएलपी को बंद करना चाहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि क्या तो 3/4 जो पार्टनर्स है ना वो कंसेंट दे दें, या वो वोट इन पावर। इसका मतलब क्या हो, जितने भी आपके पास में टोटल पार्टनर्स हैं उसमें 3/4 मतलब मोर देन 75% है ना पार्टनर का कंसेंट मिल जाए कि वो सारे एग्री हो जाए किसके लिए? कि हाँ एलएलपी अब बंद करते हैं। ठीक है। तो इस केसेस के अंदर एलएलपी बंद हो जाती है। ठीक है। या एग्रीमेंट के अंदर लिखा था कि हम एलएलपी से 5 साल के लिए करेंगे। एग्रीमेंट में कोई भी पीरियड लिखा था कि हम एलएलपी कितने टाइम तक करेंगे, कि 5 साल तक ही हम एलएलपी का जो हमारा जो बिजनेस है वो 5 साल के लिए करेंगे। तो इस केसेस के अंदर बाय एग्रीमेंट भी क्या होता है कि वॉलंटरी हमारी जो एलएलपी है वो बंद हो जाती है। तो इन केसेस के अंदर क्या होता है? एलएलपी बंद हो सकती है। ठीक है। अब आते हैं बाय द ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि वहां पर क्या होता है, ट्रिब्यूनल या कोर्ट ना हमें ऑर्डर दे देता है एलएलपी को कि भाई तुम्हारा बहुत हो गया बिजनेस, अब क्या करो, तुम्हारी एलएलपी को बंद कर दो। ठीक है। वहां से एलएलपी को बंद कर दो। तो वो कौन कौन से केसेस होते हैं जहां पर एक ट्रिब्यूनल कोर्ट है ना ऑर्डर देते हैं एलएलपी को कि अब आप आपकी जो बिजनेस एक्टिविटीज है जो आप वो फर्दर नहीं कर सकते। तो वो अपन देखते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। देखो बाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन ऑफ एलएलपी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करके जाना। क्वेश्चंस यहाँ इस चैप्टर से, इस टॉपिक में ना क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस रहते हैं। ठीक है। तो देखो पहला केसेस तो क्या आता है, जहां पे ट्रिब्यूनल है ना ऑर्डर दे, इफ एलएलपी डिसाइडेड टू बाउंड अप बाय द ट्रिब्यूनल। एलएलपी खुद ही बोल रही है कि एलएलपी खुद ही ट्रिब्यूनल के पास में एप्लीकेशन दे रही है कि आप हमें ऑर्डर दो कि हम हमारी जो बिजनेस एक्टिविटी है, ऑर्डिनरी जो कोर्स ऑफ बिजनेस है वो हम बंद कर दें। तो इस केसेस के अंदर क्या होगा, ट्रिब्यूनल है ना सामने से ऑर्डर दे देगा कि भाई आप लोग है ना क्या एक ऑफिशियल ऑर्डर निकाल देगा, ऑफिशियल नोटिस दे देगा कि आप आपका जो बिजनेस है एलएलपी जो एंटिटी है उसको आप बंद कर दीजिए। ठीक है। तो पहला तो ये हो गया। सेकंड पॉइंट ये गया कि नंबर ऑफ ए पार्टनर रिड्यूस बिलो द 2 एंड मोर देन 6 मंथ। ठीक है। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि एक एलएलपी के अंदर कितने पार्टनर होने जरूरी है, एटलीस्ट 2 पार्टनर। अब 2 पार्टनर से कम हो गए, मतलब एक ही पार्टनर रह गया और 6 महीने से ज्यादा टाइम का हो गया, तो इस केस में क्या होता है, अपने ऊपर पढ़ा था कि एक ही पार्टनर होता है, उसकी लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड हो जाती है। तो इस केसेस के अंदर भी क्या होता है कि इस केसेस के अंदर क्या होता है कि
जो कोर्ट है, ट्रिब्यूनल है, वो ऑर्डर दे सकता है कि आप आपकी जो एलएलपी है उसको बंद कर दो, क्योंकि आपकी जो मिनिमम जो ओनर्स है उनकी आपने लिमिट है ना क्रॉस कर दी है। आपके 2 होने चाहिए थे पर आपका 1 है और 6 महीने बीत गए हैं, ठीक है, और आपने नया जो पार्टनर है उसको हायर भी नहीं करा, ठीक है। या एलएलपी अनेबल टू पे इट्स डेब्ट, एलएलपी ने क्या ले लिया, लोन ले लिया, डेब्ट ले लिया, अब उसकी रीपेमेंट करने की ना कैपेसिटी ही नहीं है। तो इस केसेस के अंदर क्या होता है कि कोर्ट ट्रिब्यूनल क्या कर सकता है कि ऑर्डर दे सकता है कि अब आप एलएलपी का, आपकी जो एलएलपी है वो बंद कर दो, आपके एलएलपी को हम इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर देते हैं, ठीक है। इस तरीके ये सारे केसेस होते हैं। या एलएलपी एक्ट अगेंस्ट द सोवरेनिटी एंड द इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट ऑफ द पब्लिक ऑर्डर, मतलब एलएलपी है ना किसी अपने कंट्री के नेशनलिज्म के अगेंस्ट कोई काम करी है। जैसे एलएलपी है वो स्टार्टिंग में अच्छा काम करी थी, उसके बाद उसने ना इनलीगली है ना गन्स बनाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, और बॉम्ब बनाना स्टार्ट कर दिया। फिर वो है ना जो टेररिस्ट है उनको सप्लाई कर रहे हैं या टेररिस्ट ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो इस तरीके का जो भी काम है जो कि है ना फेवर में नहीं है कंट्री के जो वेलफेयर के अगेंस्ट है, तो इन सारे केसेस के अंदर क्या कर सकता है कि ट्रिब्यूनल और कोर्ट ऑर्डर पास कर सकता है कि आप आपकी एलएलपी बंद करो, ठीक है। या एक एलएलपी उसने डिफॉल्ट कर दिया किसके अंदर, क्या तो वो देखो एलएलपी के अंदर जब आप सी इंटर के अंदर पढ़ोगे ना, एक डॉक्यूमेंट होता है वो बनाना जरूरी होता है। जैसे एक तो होता है एनुअल रिटर्न, वो हर किसी को बनाना जरूरी होता है। एक होता है स्टेटमेंट ऑफ सोल्वेंसी, अकाउंट एंड सोल्वेंसी, ये एलएलपी को बना के यहाँ पे सबमिट करना पड़ता है किसको, रजिस्ट्रार को। मान लो ये कंटिन्यू सबमिट नहीं कर रहे हैं एलएलपी, क्या एलएलपी को अकाउंट सबमिट नहीं कर रही, ठीक है, या जो एनुअल रिटर्न है वो कंटिन्यू फाइल क्या नहीं कर रही, सबमिट नहीं कर रही, या स्टेटमेंट ऑफ सोल्वेंसी सबमिट नहीं कर रही कंटिन्यू 5 कॉन्सेक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर तक, तो इस केसेस के अंदर क्या हो सकता है, ट्रिब्यूनल कोर्ट ऑर्डर दे सकते हैं कि आप आपका जो बिजनेस है वो बंद करो, आप आपकी जो एलएलपी है वो बंद करो। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, इन द ओपिनियन ऑफ a tribunal it is just and equitable to wound up the LLP। कभी कभार क्या होता है कोर्ट को ऐसा लगता है कि हाँ अब इसको एलएलपी को है ना हमें बंद करना ही सही रहेगा, ठीक है। एलएलपी वो कुछ भी रीजन होता है कि कोर्ट को कुछ रीजन लग रहे हैं कि अब है ना इस एलएलपी को हमें बंद करवाना ही पड़ेगा, तो एलएलपी तो फिर क्या होता है कोर्ट और ट्रिब्यूनल है ना उसको क्या करते हैं कि एक नोटिस सेंड कर देते हैं कि अब आप आपकी जो फर्दर एक्टिविटीज है वो नहीं कर सकते, अब आपको एलएलपी बंद करना पड़ेगा। तो ये सारे कुछ रीजन होते हैं जिसके कारण है ना एक ट्रिब्यूनल कोर्ट है ना ऑर्डर दे सकते हैं कि एलएलपी को कि आप आपकी जो एलएलपी है उसको डिसोल्यूशन करो, वाउंड अप करो, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, ये सारे जो रीजंस थे जो ये लास्ट में जो टॉपिक था, ठीक है, जिसके अंदर डिसोल्यूशन और वाइंडिंग अप वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से करके जाना, ठीक है, बहुत वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर एक लास्ट टॉपिक हमारे पास में आता है कि स्मॉल एलएलपी क्या होती है, ठीक है। या आपके पास में ये पूछ सकते हैं कि स्मॉल एलएलपी क्या होती है, तो एक एलएलपी ऐसी जिसका जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन है ना वो 25 लाख से कम हो, ठीक है, या और जिसका जो लास्ट ईयर के अंदर जो टर्नओवर हो, ऐसी एलएलपी जिसका लास्ट जो टर्नओवर हो ना वो कितना होना चाहिए, 40 लाख से कम होना चाहिए। तो इस तरीके की जो एलएलपी होती है ना उसको अपन क्या कहते हैं, स्मॉल एलएलपी कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो आप इस तरीके से ये वाला जो पार्ट है वो भी कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट रहता है कि स्मॉल एलएलपी किसको कहते हैं, कि ऐसी एलएलपी जिसका कैपिटल कंट्रीब्यूशन क्या हो 25 लाख से कम हो और लास्ट ईयर के अंदर उसका जो टर्नओवर है 40 लाख से कम हो, ठीक है, ऐसी एलएलपी को अपन क्या कहते हैं, स्मॉल एलएलपी कहते हैं। तो फाइनली आपका जो एलएलपी जो एक्ट था वो अच्छे से रिवीजन हो गया। आई थिंक मुझे नहीं लगता कि आपको है ना कि अब इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम आई होगी। यदि आपको किसी पर्टिकुलर प्रोविजन के अंदर या किसी पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आई हो तो आप उस पर्टिकुलर टॉपिक को दोबारा देख लेना, अच्छे से हो जाएगा। और ये जो नोट्स है जो मैंने अभी बोर्ड नोट्स यूज करे, ठीक है, आपको रिवीजन करवाने के लिए ना, ये आपको मैं टेलीग्राम ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा। एक्ट से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या आप है ना मेरे को टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन हो सकते हैं और वहां पे भी बता सकते हैं। और आई थिंक आपने यदि यहाँ तक वीडियो देखी है ना तो प्लीज मेरे को है ना कमेंट बॉक्स में बताकर जाना कि आपको ये रिवीजन वीडियो कैसी लगी, क्योंकि आई थिंक इसी आपके कमेंट से ना मैं मोटिवेट होऊंगा। तो आपके लिए ना बहुत सारी इसी तरीके की जो यूजफुल वीडियोस है, मोटिवेशनल वीडियोस है जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, वो मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा कंटिन्यूस बेसिस पर। सो ऑल द बेस्ट, आपका पेपर बहुत अच्छा होने वाला है। सो अच्छे से रिवीजन करना, कुछ भी डाउट हो तो मैं मेरे को बता सकते हो। सो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।